जय हिंद दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट है, जिसे आप डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल 22 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से हमने 3 पार्ट की वीडियो ऑलरेडी पढ़ ली, जैसे कि पहला पार्ट था यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में, सेकेंड पार्ट था सिटीजनशिप के बारे में, थर्ड पार्ट था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट है जो कि डीपीएसपी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इसमें किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, तो सब हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक बात कही गई। तो इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक बात कही गई है, मतलब आपको डीपीएसपी के बारे में आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक पढ़ना है। तो चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई। अब हम बात करते हैं, चलिए इसके ओरिजिन की, मतलब इसको अडॉप्ट कहाँ से किया गया। तो दोस्तों, अगर इसकी हम अडॉप्ट की बात करें तो इसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कोई आपसे पूछे कि जो हमारा डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कहाँ से लिया, कहाँ से अडॉप्ट किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि उसे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक चीज और पता है, इसे जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी लिया गया है। कहाँ से? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों ये आपको समझ लेना है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका जो आपका डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। बट आपको ये भी समझ लेना है कि इसका जो है इसको आयरिश मतलब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से भी लिया गया है, जिसके बारे में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिल जाता है। इसके बारे में आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे जो हमारा ये डीपीएसपी है इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है, कहाँ से लिया गया, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इससे कोई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में तो लगभग पूछा ही जाता है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं, चलिए कि ये जस्टिसेबल है कि नॉन जस्टिसेबल है। तो दोस्तों जो हमारा ये डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिसेबल है। मतलब अगर आप जो ये है डीपीएसपी अगर ये जो है लागू नहीं होता है तो आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो जस्टिसेबल था, आपने देखा होगा जस्टिस। तो ये हो गया जस्टिस नॉन जस्टिसेबल। तो दोस्तों ये आपको यहीं पे समझ लेना है। दोस्तों अगर हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के डिफरेंस की बात करें तो एक डिफरेंस आपको ये भी देखने को मिलता होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉजिटिव इन नेचर है और जो डीपीएसपी है नेगेटिव इन नेचर। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप कोर्ट में जा सकते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। बट ये डीपीएसपी के साथ में नहीं, अगर ये इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है आप नेगेटिव इन नेचर भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 36 और से 51 तक वो क्या बात करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले जो डीपीएसपी है मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनकी जो वर्ड्स गिवन है इनका क्या मतलब होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि जो वर्ड्स में है डीपी, इन वर्ड्स का क्या मतलब है पहले आपको ये समझना होगा कि जो वर्ड इसमें गिवन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन वर्ड्स को पहले आप समझिए, तब जाके आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक बेसिक समझ में आएगा कि ये क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों यहाँ पे जो डी है ये किसको डिनोट करता था? ये डिनोट करता है डायरेक्टिव्स को। अब बात यहाँ पे ये हुई कि डायरेक्टिव जो होती है ये क्या होती है, डायरेक्टिव क्या होती है। तो दोस्तों डायरेक्टिव जो होते हैं ये एक हिसाब से इंस्ट्रक्शन होता है, नोटिस होता है। किसको इंस्ट्रक्शन नोटिस? ये गाइडलाइंस होता है। ये जो गाइडलाइन है, इंस्ट्रक्शन है, नोटिस है, ये कौन किसको देता है पहले आप ये समझ लीजिए। तो दोस्तों जब भी आपकी डीपीएसपी की बात की जाए तो आपको एक चीज ये समझ लेना है कि जो भी डीपीएसपी में बात कही गई है, जो भी डायरेक्टिव, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी नोटिस, वो कौन किसको देता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देता है। कॉन्स्टिट्यूशन देता है, किसको देता है? स्टेट या फिर गवर्नमेंट। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी नोटिस, जो भी गाइडलाइंस दिया जाता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया जाता है। किसको? स्टेट या फिर गवर्नमेंट को। जो भी स्टेट हमारी, जो भी गवर्नमेंट है, उनको ये जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हम जो डीपीएसपी में डायरेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है कि नोटिस, इंस्ट्रक्शन या फिर जो है गाइडलाइंस। अब हमने ये भी समझ लिया कि ये गाइडलाइन कौन किसको देता है, ये हमारा ये गाइडलाइन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है किसको? स्टेट या फिर गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये हो गया। अब
ये जो P है ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है प्रिंसिपल्स को। अब ये प्रिंसिपल क्या होते हैं आपको ये भी समझना होगा। तो दोस्तों प्रिंसिपल कुछ और नहीं बल्कि किसी के आइडिया को, आप किसी की आइडिया हुई, आइडियोलॉजी हुई, किसी की फिलॉसफी हुई, किसी की थिंकिंग हुई, किसी के कोई आइडियाज हुआ, उन्हीं को आप जो है प्रिंसिपल्स बोलते हैं। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी की थिंकिंग को जो है आप मतलब बता रहे हैं तो आप उनका प्रिंसिपल बता रहे हैं, उनके फिलॉसफी, किसी का फिलॉसफी को बता रहे हैं, उनके आप प्रिंसिपल्स को बता रहे हैं। तो दोस्तों जब हमारा ये डीपीएसपी बना था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसको जो है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक जो है बताया गया। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने डीपीएसपी को 3 प्रिंसिपल्स में जो है डिवाइड कर दिया। जितना भी मतलब डीपीएसपी था आर्टिकल 36 से 51 तक, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जिनको कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी जानकारी है उन्होंने इसको जो है 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया। पूरा डीपीएसपी जितना है उनको 3 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दिया। तो हम इन प्रिंसिपल्स को भी यही समझ लेते हैं। तो तीनों प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहला तो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा है गार्जियन प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा है? गार्जियन प्रिंसिपल। और तीसरा कौन सा है? लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये 3 तरीके के प्रिंसिपल में जो है हमारे पूरे डीपीएसपी को जो है डिवाइड कर दिया गया इन तीनों में। अब दोस्तों बात यहाँ पे ये है कि ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल क्या होता है, गार्जियन प्रिंसिपल क्या होता है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है ये क्या होता है। तो दोस्तों सिंपली इसका मतलब ये है, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है ये जो है किस चीज की बात करता है? ये चीज बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की। किस चीज की बात करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम समझते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। और जो गार्जियन प्रिंसिपल है गांधी जी की फिलॉसफी पे बेस है, जो की बात करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच की। किसकी बात करता है? बॉटम टू टॉप अप्रोच की। और जो ये हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है ये किस चीज की बात करता है? ये बात करता है इक्वल जस्टिस लिबर्टी एंड फॉर ऑल, मतलब जो भी कानून होगा वो सबके लिए सेम होगा, इस चीज की बात करता है। किस चीज की बात करता है? इक्वल जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर, मतलब जितने भी सिटीजन हमारे कंट्री में हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों सबके लिए एक कानून होगा। ये ऐसा नहीं किसी के लिए दूसरा कानून है, किसी के लिए दूसरा कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी इसी में बात कही गई है, जो कि अभी आप मतलब अभी काफी चर्चा में है। तो उसकी बात भी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में ही की गई है। तो दोस्तों हमने समझा कि 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गार्जियन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। अब मिक्स्ड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल बात करता है मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो दोस्तों ये जो है दोनों एस्पेक्ट को कंबाइन करता है। कौन कौन से एस्पेक्ट को? कैपिटलिज्म को और सोशलिज्म को। जितने भी जो कैपिटलिज्म अप्रोच है, जो सोशलिज्म अप्रोच है, दोनों को जो है इसमें कंबाइन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, वो दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। अगर सिंपली इसको हम समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे देश का पैसा है वो किसी एक के पास ना रह जाए, मतलब वो जो पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो एमंग ऑल, सभी के पास जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं कोई सब एक आदमी के पास सारा पैसा हो गया या फिर कुछ लोग के पास सारा पैसा हो गया बाकी लोग के पास पैसा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी की बात कही गई है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इसी की बात करता है। अब दोस्तों गार्जियन प्रिंसिपल जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी के फिलॉसफी पे बेस है, ये बात करता है बॉटम टू टॉप अप्रोच की। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गांधी जी की थिंकिंग ये थी, गांधी जी की फिलॉसफी ये थी, गांधी जी का ये मानना था कि जो भी कार्य हो ग्रामीण स्तर से होना चाहिए। मतलब ग्रामीण स्तर पर सबसे पहले उनका ये भी, जैसे कि ये ग्रामीण स्तर से काम होगा फिर ऊपरी स्तर पर जाए, लेकिन सबसे पहले कार्य जो है ग्रामीण स्तर पर मतलब गाँव के स्तर पर होना चाहिए। जैसे कि उनकी एक उन्होंने सुझाव दिया, सजेशन दिया था। उन्होंने बोला कि जो हमारा इलेक्शन होता है वो केवल विलेज लेवल पे ही कराया जाए, बाकी जिसको हम विलेज पे चुनते हैं वो जो है उसके ऊपर जो है सबको चुनाव करें इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली चुनाव का सुझाव उन्होंने केवल विलेज लेवल पे ही दिया था। बाकी उन्होंने बोला जैसे आप एमपी को डायरेक्टली चुनते हैं तो ऐसा नहीं, उन्होंने बोला आप विलेज पे किसी को चुनिए डायरेक्टली, उसके बाद वो उसको एमपी चुनेगा या एमएलए चुनेगा या फिर उसके बाद सीएम पीएम वो सब चुनेगा, बट डायरेक्टली आप केवल जो है विलेज में ही मुखिया को चुनिए। तो ये गांधी जी की थिंकिंग थी। अब जैसे हमने बात किया लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इसमें बात कही गई इक्वल जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? जो देश में कानून होगा वो सभी के लिए बराबर होगा, जस्टिस सभी के लिए बराबर होगी, लिबर्टी सभी के लिए बराबर होगी, इक्वलिटी सभी के लिए बराबर होगी, मतलब किसी के साथ कानूनी रूप से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात करता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसी में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही गई है। तो दोस्तों ये 3 हमने समझ लिया।
अब जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा डीपीएसपी पूरा आर्टिकल 36 से 51 तक है, इसको जो है इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स में जो है डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं कि किस प्रिंसिपल्स में किस आर्टिकल को रखा गया है और फिर हमको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारे आर्टिकल आते हैं वो आते हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43A एंड 47। ये जो प्रिंसिपल, ये आर्टिकल्स हैं, ये जो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के पार्ट है। अब अगर हम गार्जियन प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें आपका आता है आर्टिकल नंबर 40, 43, 43A, 43B, 46, 47 एंड 48। ये जो है आते हैं गार्जियन प्रिंसिपल में। इतने आर्टिकल मतलब 6 आर्टिकल जो है गार्जियन प्रिंसिपल के पार्ट है। जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, इसमें जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं आर्टिकल नंबर 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। मतलब इतने आर्टिकल जो है आपके ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के पार्ट है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि जो आर्टिकल नंबर ये 47 इसमें भी है और आर्टिकल नंबर 47 जो है गार्जियन प्रिंसिपल में, मतलब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में और गार्जियन प्रिंसिपल में, दोनों में जो है आर्टिकल नंबर 47 की बात कही गई है। तो एक हिसाब से ओवरलैपिंग हो गया। आप यहाँ देख रहे होंगे आर्टिकल नंबर 48 जो है गार्जियन प्रिंसिपल में भी है और आर्टिकल नंबर 48 जो है सोशलिस्टिक मतलब इसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में भी है। तो आप देख रहे होंगे इन सब में ओवरलैपिंग है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उस टाइम इनको जो किसी प्रिंसिपल में डिवाइड नहीं किया गया, उस टाइम इनको आर्टिकल वाइज लिखा गया था। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने जो इसको डिवाइड किया तो कुछ थिंकिंग जो है ओवरलैप कर रही है, मतलब कुछ थिंकिंग जो है इसमें भी है, इसमें भी, मतलब इनकी थिंकिंग सोशलिस्टिक वाले प्रिंसिपल में भी है और कुछ जो है अप्रोच गार्जियन प्रिंसिपल में सेम अप्रोच है। इसके बाद आप इन सब में जो देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग इसीलिए है। तो हमने ये समझ लिया। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ रहा होगा कि आर्टिकल नंबर 36 और 37 तो किसी में नहीं डिवाइड किया गया, आर्टिकल नंबर 36 को आर्टिकल नंबर और 37 को किसी में नहीं रखा गया, ये क्यों? तो दोस्तों ये इसलिए क्योंकि आर्टिकल नंबर 36 जो है ये बात बेसिकली बात करता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट की, कि इसमें जो जिस स्टेट की बात कही गई है वो कौन सा है। और आर्टिकल नंबर 37 जो है वो बताता है कि नॉन जस्टिसिएबल। अभी हम उसको देखेंगे आगे, अभी उसको यहाँ पे नहीं देखते, मैंने आपको एक आइडिया के लिए यहाँ पे बता दिया कि आर्टिकल नंबर 36 जो है डिफिनेशन की बात करता है स्टेट की और आर्टिकल नंबर 37 जो है वो बताता है ये किस तरीके का मतलब नॉन जस्टिसिएबल है। तो ये हमने समझा यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पे यस है ये किसको डिनोट करता है, यस डिनोट करता है स्टेट को। अब ये यहाँ पे किस स्टेट की बात कही जाती है, स्टेट क्या होता है पहले तो आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों स्टेट जो होता है ये हम जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो स्टेट की बात कही गई वो सेम है आर्टिकल 12 है, मतलब आर्टिकल 12 में जिस स्टेट की बात कही गई है उसी स्टेट की बात जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कही गई है। तो यहाँ पे किस स्टेट की बात कर रहा है चलिए हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आर्टिकल नंबर 12 में पढ़ा था कि जो स्टेट होता है उसका एलिमेंट जो होता है वो होता है सारे लेजिस्लेचर, सारे एग्जीक्यूटिव और सारे जुडिशरी जो है, मतलब जुडिशरी भी है इसका पार्ट, मतलब लेजिस्लेचर भी है इसके पार्ट स्टेट के, एग्जीक्यूटिव भी है इसके पार्ट और जुडिशरी भी इसकी पार्ट। बट जुडिशरी में कंडीशन ये है कि जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही होगी तभी ये इसकी पार्ट मानी जाएगी, बट ये जब जुडिशियल फंक्शन कर रही होगी तो ये स्टेट का पार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये समझा कि जो ये स्टेट है इसका कौन कौन सा एलिमेंट होता है। इसका एलिमेंट ये होता है लेजिस्लेचर जितने हैं, जितने एग्जीक्यूटिव है, जितने जुडिशरी है, लेकिन जुडिशरी के केस में क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जुडिशरी स्टेट का पार्ट होती है और ये जुडिशियल फंक्शन में इसका पार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों लेजिस्लेचर कौन होता है, जैसे कि जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, सब जो है लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जैसे कि प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर हुए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुए या फिर सीएम हुए, और मतलब ये स्टेट लेवल पे भी सीएम हुए, गवर्नर हुए या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एसपी होते हैं, ये सब पुलिस जो होती है, ये सब जो है एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। मतलब ये सब जो है एग्जीक्यूटिव मतलब ये सब स्टेट के पार्ट होते हैं। जुडिशरी हमने समझा कि जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में स्टेट का पार्ट है पर जुडिशियल फंक्शन में नहीं। इसका क्या मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या होता है, जुडिशियल फंक्शन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दोस्तों ये होता है जैसे जुडिशरी में
कुछ प्रमोशन का काम होता है, प्रमोशन हुआ किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ, तो ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंतर्गत आता है। जुडिशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे किसी केस पे सुनवाई करनी है तो जुडिशियल फंक्शन का पार्ट है। तो हमने समझा कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में तो स्टेट का पार्ट होगी, पर जुडिशियल फंक्शन में स्टेट का पार्ट नहीं होती। तो हमने ये समझा स्टेट को, स्टेट किस स्टेट की यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की बात कही गई है। तो इतना तो हमने समझ लिया। अब हम ये जो पी है, पी किसको डिनोट करता है, पी डिनोट करता है पॉलिसी को। तो ये पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी किस चीज को कहते हैं, तो दोस्तों किसी भी प्लान को, किसी भी स्ट्रेटजी को आप पॉलिसी बोलते हैं। मतलब जैसे कि आपको मान लीजिए एग्जाम देना है कोई, तो आप उसके लिए कोई प्लान बनाएंगे, कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हम ऐसे पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, तब जाके हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। उसी प्लान स्ट्रेटजी को जो है आप पॉलिसी बोल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट किस चीज की पॉलिसी बनाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने की पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट जो है इसको स्टैब्लिश करने के लिए पॉलिसी या प्लान बनाएगा। इसका एम ये होगा कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए, ऐसी प्लान, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारा मोटिव है वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करने का वो पूरा हो सके। किस चीज के लिए, क्या मोटिव यहाँ पे है, वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने का, वेलफेयर स्टेट। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने का जो हमारा मोटिव है वो पूरा हो जाए, ऐसी प्लान स्ट्रेटजी हम बनाते हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारा वेलफेयर स्टेट का जो मोटिव है वो पूरा हो जाए, तो इसको आप पॉलिसी बोलते हैं। पॉलिसी मतलब प्लान या स्ट्रेटजी। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो डीपीएसपी है इनमें जो वर्ड्स है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका क्या मतलब होता है, क्या बात कही गई इनके द्वारा, क्या आपको डीपीएसपी समझाने की कोशिश कर रहा है, ये सब आपने समझ लिया। इसके अलावा हमने देखा प्रिंसिपल जो है उनको जो 3 प्रिंसिपल में डिवाइड कर दिया गया टोटल डीपीएसपी को, वो कौन कौन से हैं वो भी हमने समझ लिया। इसके अलावा हमने देखा कि जो है उनमें कौन कौन से आर्टिकल को रखा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक आर्टिकल की कि कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें जो है तीनों प्रिंसिपल में जो है कहीं पे 36 और 37 की बात नहीं कही गई है। तो 36 और 37 को तो आपको समझना ही होगा ये क्या बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 36 जो है ये क्या करता है, ये डिफाइन द स्टेट, ये स्टेट को डिफाइन करता है इन द सेम मैनर एज आर्टिकल 12। ये स्टेट को डिफाइन करता है उसी मैनर मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से आर्टिकल 12 करता है। मतलब यहाँ पे उसी स्टेट की बात कही गई जो कि आर्टिकल नंबर 12 में जिस स्टेट की बात कही गई है। तो ये तो हमारा आर्टिकल नंबर 36 क्लियर हो गया। आर्टिकल नंबर 37 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 37 बोलता है कि दो डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर, जो डीपीएसपी हमारा है वो नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर है, बट इवन इट इज फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस इन द कंट्री। बट इवन ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए किसी कंट्री में, दो इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्टिव्स इन देयर पॉलिसी। ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो इन डायरेक्टिव्स को उनमें इंक्लूड करे। आर्टिकल नंबर 37 क्या बोलता है, दो डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर बट it is fundamental in governance in a country and it is duty of state or government to include the directives in their policy। ये बोलता है कि जो हमारा डीपीएसपी है ये नॉन जस्टिफिएबल है नेचर में, बट लेकिन ये जो है फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए, और ये ड्यूटी होती है स्टेट या फिर गवर्नमेंट की कि जब भी कोई नई पॉलिसी बनाए, जब भी कोई नया लॉ बनाए तो उनमें इनको इंक्लूड कर दे, जो ये प्रिंसिपल्स हैं उनको इंक्लूड कर दे। तो दोस्तों ये तो बात हो गया आर्टिकल नंबर 37। ये आर्टिकल नंबर 37 क्या बोलता है। अब जो मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा आर्टिकल नंबर 38 से 51 तक, उनको आप इसके अकॉर्डिंग समझने से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आप उनको समझ लीजिए, गार्जियन प्रिंसिपल में, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में, इनमें इनको ऐसे ऐसे करके नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पूरा आर्टिकल 38 से 51 तक आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इनमें जो है कर लीजिए। हमने बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 38 की। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 38 है ये बात करता है सोशल आर्डर की, सोशल टू एस्टैब्लिश सोशल आर्डर। ये देता है इट गिव डायरेक्टिव टू स्टेट टू मेंटेन सोशल आर्डर। कौन डायरेक्टिव देता है, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी डायरेक्टिव दिए गए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं, स्टेट या फिर गवर्नमेंट को। मतलब यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टिव दी जा रही है कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। किसको दे रहा है, स्टेट या फिर गवर्नमेंट को दे रहा है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो जैसे कि हमने बोला आर्टिकल नंबर 38 जो है ये बात करता है सोशल आर्डर जो है मेंटेन करने की। इट गिव डायरेक्टिव टू स्टेट टू मेंटेन सोशल आर्डर। सोशल आर्डर क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे सोशल आर्डर वही होता है
प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जहाँ पे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को जो है मेंटेन किया जाए, प्रमोट किया जाए। किस लिए इनको प्रमोट करने की जरूरत है? फॉर द प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपुल, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनके प्रमोशन और वेलफेयर के लिए जो भी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है उनको जो है प्रमोट किया जाए। इस चीज की बात यही होता है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब हमने समझ लिया। सोशल ऑर्डर का मतलब सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को बढ़ावा दिया जाए। किस चीज के लिए? प्रमोशन और वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपुल्स के जो है प्रमोशन और वेलफेयर के लिए। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर 38 की। हमने देखा था आर्टिकल नंबर 38 एक में, मतलब ये आर्टिकल नंबर 38 हो गया। इसमें दोस्तों दो क्लास है। आर्टिकल नंबर 38 में जो है एक क्लास और है जिसको जो है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में स्टेब्लिश किया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया, शामिल किया गया, जो कि 1978 में हुआ था। जो क्लास 2 है आर्टिकल नंबर 38 का क्लास 2 है। आर्टिकल नंबर 38 का क्लास 2 जो है ये क्या बोलता है? ये बात करता है टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात करता है। कौन सी इनइक्वालिटीज? जो कि आपको इनकम में देखने को मिल रही है, स्टेटस में देखने को मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज में देखने को मिल रही है, फैसिलिटीज में देखने को मिल रही है, उन्हीं इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात आर्टिकल नंबर 38 का क्लास 2 करता है, जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो है लाया गया। अब ये क्या होता है मिनिमाइज इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं दोस्तों। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज का मतलब ये होता है कि जो भी इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे कि भेदभाव बहुत होता है हमारी कंट्री के अंदर, आप देखते ही होंगे, उनको मिनिमाइज, उनको कम करने की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 32 के क्लास 2 में। उसको कम, वो कौन कौन सी जो है इनइक्वालिटी जो हम देखने को मिलती है, जो हमको इनकम में बहुत ही इनइक्वालिटी है, स्टेटस में बहुत इनइक्वालिटी है, फैसिलिटीज में बहुत इनइक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटीज में बहुत इनइक्वालिटी है, तो उन्हीं को मिनिमाइज करने की बात जो कही गई है आर्टिकल नंबर 32 के 38 के क्लास 2 में कही गई है, जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाया गया। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आर्टिकल नंबर 38 के क्लास 2 की। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 39 की तरफ। ये आर्टिकल नंबर 39 जो है क्या बोलता है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 को हम अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल नंबर 39 में टोटल 6 क्लास हैं। आर्टिकल नंबर 39 जो दोस्तों है ये क्या बात करता है? ये बात करता है वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की। किस चीज की बात करता है? वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की। अब आप ये सोच रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, तो दोस्तों उनको हम टोटल 6 क्लासेज के माध्यम से समझेंगे, जो कि आर्टिकल नंबर इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 39 में टोटल 6 क्लासेज दिए हुए हैं। वो क्लासेज कौन कौन सी हैं चलिए समझते हैं, और समझते हैं वेलफेयर स्टेट क्या होता है। जब आप उन क्लासेज को समझ लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। तो जैसा कि हमने बोला कि आर्टिकल नंबर 39 जो हमारा है, आर्टिकल नंबर 39 जो है ये किस चीज की बात करता है? ये चीज बात करता है वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने। वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट क्या होता है आपको ये समझना होगा। तो जैसे कि हमने बात की है वेलफेयर स्टेट की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है ये डायरेक्टिव देता है किसको? स्टेट को, टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। इट गिव्स डायरेक्टिव टू स्टेट टू स्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है आपको ये समझना होगा कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। तो उसके लिए टोटल आपको 6 क्लासेस समझने होंगे, उसके बाद आपको वेलफेयर स्टेट का मतलब समझ में आ जाएगा। जिसमें क्लास 1 जो है ये बात करता है एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की। किस चीज की बात करता है? एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की बात करता है। एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड ये क्या होता है पहले समझते हैं। लिवलीहुड की बात करता है for all citizens. Adequate it gives मतलब if talk about the adequate means of livelihood for all citizens. अभी adequate means of livelihood क्या होते हैं इसको समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे कंट्री में वो कम से कम इतना तो कमा ही पाए, इतना पैसा कमा पाए, इतना पैसा अर्न कर पाए जिनसे कि उनकी लिवलीहुड जो है वो चल पाए। मतलब जो रोटी कपड़ा और मकान का उनका ये होता है बेसिक नीड होता है वो पूरा हो पाए। इतना पैसा तो हमारे देश का हर नागरिक जो है कमाना चाहिए। तो ये बात कहा गया है आर्टिकल नंबर 39 के क्लास 1 में। क्या बात करता है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की बात करता है। आर्टिकल नंबर 39 का क्लास 1 जो है ये एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड की बात करता है। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड का मतलब हमने समझा, मतलब कि हर नागरिक, जितने भी नागरिक हमारे कंट्री में वो इतना पैसा कम से कम मिनिमम कमा पाए जिससे कि उनका बेसिक नीड कंप्लीट हो पाए, तो उसी को आप एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड बोलते हैं। ये बात कर, और जो आर्टिकल नंबर 39 का क्लास 2 है मतलब बी जो है वो बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ मटेरियल रिसोर्स, ऑफ मटेरियल रिसोर्स। अब ये क्या होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स। ये बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स। ये बात, इसका मतलब क्या होगा, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे कंट्री के अंदर मौजूद हैं, जो भी रिसोर्सेज, चाहे जो रिसोर्सेज हो, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए हर कम्युनिटी से। ऐसा नहीं है किसी कम्युनिटी ज्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किसी कम्युनिटी कम डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ऐसा नहीं होता। जितने भी हमारे कंट्री में जो भी संसाधन है उन सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कॉमन गुड्स बनाने के लिए। द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल गुड्स ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड्स, मतलब जो भी हमारे देश में संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए ताकि जो है मतलब जो कोई कॉमन गुड्स बन पाए। तो ये बात करता है आर्टिकल नंबर 39 का क्लास बी। अब सी क्या बात करता है, सी बात करता है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल नंबर 39 जो है ये क्या बात करता है, प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे देश में पैसा है वो उनका जो है प्रिवेंशन किया जाए, किसी एक के पास ना रह जा पाए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यहाँ पे कंसंट्रेशन भी लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए इसको अच्छे से। कंसंट्रेशन, जो भी हमारे देश के अंदर पैसा है वो किसी एक के पास ना रहे, ऐसा जो है प्रिवेंट करे गवर्नमेंट या स्टेट, ऐसा लॉ बनाए, ऐसा कानून बनाए जिससे जो पैसा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब उत्पादन का जो साधन है, वो भी जो है किसी एक के पास ना रहे, मतलब ऐसा ना हो किसी एक के पास ही ऐसा सब पैसा हो गया, वो भी सब प्रोडक्शन का जो भी सब चीज है वो वही कर रहा है, ऐसा ना होने पाए। इसी की बात आर्टिकल नंबर 39 की क्लास सी में की जाती है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। चलिए हम समझते हैं डी क्या बोलता है। डी बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। किस चीज की बात करता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेज, इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेज। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हैं और कोई कार्य जो है, मतलब कोई कार्य एक मेन कर रहा है और कोई उसी काम को एक वुमेन कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी काम को करने के लिए मेन को 500 रुपया मिल रहा है और वुमेन को 300 मिल रहा है, तो ऐसा इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वही काम मेन भी कर रहा है और वही काम वुमेन भी कर रही है, तो अगर 500 रुपये उस काम को करने का है तो दोनों को ही 500 रुपये मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक को 500 मिल जाए, किसी एक को 200 भी मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है इसको प्रिवेंट करने की बात कही गई है। मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, किसके लिए, फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। तो इसी चीज की बात कही गई आर्टिकल नंबर 39 के क्लास डी में। हमने यहाँ पे ये समझ लिया। अब यहाँ पे जो ई क्लास है ये क्या बात करता है, टू प्रिवेंट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ की बात करता है, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। अब किसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रिवेंट करने की बात यहाँ पे की जा रही है, टू प्रिवेंट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन। मतलब वर्कर्स और चिल्ड्रंस के जो है हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रिवेंट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में ये भी समझ लेते हैं, फोर्सिबल अब्यूज, फोर्सिबल अब्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बात कही गई, यहाँ पे बात कही गई प्रिवेंशन, प्रिवेंट किया जाए कि मतलब किसी व्यक्ति से प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये ड्यूटी स्टेट या फिर गवर्नमेंट को कि वो प्रिवेंट करे ऐसे किसी कार्य को। जैसे कि अगर आपका कार्य करने की क्षमता जो है मतलब 1 घंटे की है, तो आपसे 2 घंटे कार्य ना कराया जाए। या फिर आपको मतलब आप मान लीजिए किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप कार्य आज नहीं कर सकते, फिर भी आपसे जबरदस्ती फोर्सफुली जो है काम कराया जाए, तो ऐसा ना होने पाए। इस चीज की बात कही गई आर्टिकल नंबर 39 के क्लास ई में। क्या बात कही गई, टू प्रिवेंट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज। मतलब जबरदस्ती आपसे कोई कार्य नहीं करा सकता है कोई व्यक्ति, मतलब आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पे वर्कर्स एंड चिल्ड्रन की बात क्यों कही है, मतलब किसी काम को जैसे मान लीजिए कोई मतलब एडल्ट करना चाहिए, उससे बच्चे से कराया जा रहा है उस कार्य को, तो इस चीज की बात
यहाँ पे इस चीज को रोकने के बाद जो कही गई वो आर्टिकल नंबर 39 के क्लास ई में कही गई है। हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि ये क्या बात करता है, टू प्रिवेंट हेल्थ एंड डिस्टेंस ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज। अब यह क्या बोलता है ये बात करते हैं। यह जो है ये बात करता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की। क्या चीज की बात करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन। अब ये किस चीज के अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, पहले समझते हैं। दोस्तों ये बोल रहा है कि जो भी बच्चे हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए कि उनका हेल्दी डेवलपमेंट हो पाए। ऐसा नहीं कि मतलब वो पढ़ने की उम्र में काम कर रहे हैं, ऐसा ना होने पाए, मतलब उनकी हेल्दी डेवलपमेंट की ध्यान रखे गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ये उनको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको डायरेक्टिव देता है कि जो है आप बच्चों को, जो आपके देश के अंदर चिल्ड्रन है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कीजिए किस चीज के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। तो जो 39 का क्लास एफ है ये क्या बात करता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो हमने यहाँ पे समझ लिया आर्टिकल नंबर 39 के जो भी वो क्लास थे वो भी हमने समझ लिया। अब हमको समझ में आ गया वेलफेयर स्टेट क्या होता है। मतलब अगर अच्छा एक चीज पूरा हो रहा है तो वेलफेयर स्टेट को जो है मोटिव पूरा हो रहा है। वेलफेयर स्टेट की बात कही गई, वो अगर ये सब लागू होता है किसी कंट्री में तो वेलफेयर स्टेट जो है उस कंट्री में होता है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया। अब आर्टिकल नंबर 40 के मतलब अभी तो हम एक और समझ लेते हैं। इसमें आर्टिकल नंबर 39 में एक और है, आर्टिकल नंबर 39 का क्लास ये, आर्टिकल नंबर 39 का क्लास ये। अब हम ये समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 39 का जो क्लास ये है ये क्या बोलते हैं। बट दोस्तों अगर आपको इससे पहले आर्टिकल नंबर 39 में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसको आप पूछिए कि मुझे ये नहीं समझ में आया, आप कमेंट कीजिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए ये बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 का जो पेज है ये बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस। किस चीज की बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। क्या बात करता है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। अब ये क्या होता है चलिए समझते हैं। जो आर्टिकल नंबर 39 का क्लास ए मतलब आर्टिकल नंबर 39 ए है जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट होता है। हम लोग ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था जब तीनों प्रिंसिपल मिल गए तो इसको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में हमने देखा था। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 39 का जो क्लास ये बात करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस। मतलब इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने की बात यहाँ पे कही गई है। किस चीज की बात कही, इक्वल जस्टिस को प्रमोट करने की बात जो कही वो आर्टिकल नंबर 39 के ए में कही गई है। उसके साथ ही साथ फ्री लीगल एड टू पुअर, मतलब जो भी अगर कोई व्यक्ति गरीब है, मान लीजिए वो वकील को हायर नहीं कर सकता, किसी वकील को पैसा नहीं दे सकता है, तो ये स्टेट या फिर गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो उसको सरकारी वकील प्रोवाइड करे। आप देखते होंगे जो भी कोई प्राइवेट वकील नहीं अफोर्ड कर सकता उसको सरकारी वकील मिलता है उसका केस लड़ने के लिए। तो ये इसलिए क्योंकि हमारे डीपीएसपी में ये डायरेक्टिव दी गई है आर्टिकल नंबर 39 के क्लास ए में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। तो ये हमने समझा। अब बात ये करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम ये नहीं था, उसको इसको ऐड किया गया था। इसको कैसे ऐड, किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया, इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया जो कि 1976 में हुआ था। दोस्तों इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया और जो यह वाला क्लास है इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ही ऐड किया गया। मतलब जो आर्टिकल नंबर 39 ए है इसको और आर्टिकल नंबर 39 के क्लास जो एफ है इन दोनों को ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो है ऐड किया गया था। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया। किस चीज को, जो आर्टिकल नंबर 39 का क्लास एफ है जो बात करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया, आर्टिकल नंबर 39 भी समझ लिया और आर्टिकल नंबर 39 ए भी समझ लिया हमने। चलिए हम बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 40 के और समझते हैं आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है। तो दोस्तों अब तक हमने जितना आर्टिकल पढ़ा ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का पार्ट था। अब जो हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 40 ये जो गार्डियन प्रिंसिपल का पार्ट, हमने देखा गार्डियन प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 40 की बात कही गई थी। तो चलिए समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 कुछ और नहीं बल्कि ये बोलता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत।
क्या बोलता है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है। इट गिव्स डायरेक्टिव्स टू स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, मतलब ये डायरेक्टिव देता है स्टेट को कि स्टेट जो है क्या करे, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करे। It gives directive to state to organize village panchayat and confer adequate power to them so that they can function as unit of self government। तो हमने समझा जो आर्टिकल नंबर 40 है क्या बात करता है, विलेज पंचायत की बात करता है, विलेज पंचायत। अब ये विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की बात क्यों करता है, उसमें क्या बात कही गई, चलिए समझते हैं। विलेज पंचायत का मतलब दोस्तों ये होता है कि विलेज में पंचायत को ऑर्गेनाइज कराया जाए, ऐसी डायरेक्टिव देता है आर्टिकल नंबर 40। इट गिव्स डायरेक्टिव टू स्टेट, कौन स्टेट को डायरेक्टिव देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इट गिव्स डायरेक्टिव टू स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत की, और स्टेट जो है वो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराए और उनको कम से कम इतना पावर दे कि वो यूनिट ऑफ सेल्फ मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर पाए। मतलब कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कराया भी जाए और उनको इतना पावर दिया जाए कि वो अपने यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह जो है फंक्शन कर पाए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर पाए। तो इसी को बात आर्टिकल नंबर 40 में कही गई है। ये गांधी जी की फिलॉसफी थी, गांधीयन फिलॉसफी में आता है, गांधीयन प्रिंसिपल में आता है ये। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड कन्फर एडुकेट पावर टू देम सो दैट दे कैन फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसी की बात आर्टिकल नंबर 40 में कही गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल नंबर 40 समझ में आया होगा कि इसमें क्या बात कही गई है। इसमें बात कही गई विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कराने की। चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 41 कि आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है। तो उससे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, इसमें और मैं भूल गया लेना, जब हमारे इसको ध्यान में रखते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, और उसमें जो है पंचायत को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, पंचायत को जो है इंक्लूड किया गया किस पार्ट में, पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 1992 में, उस टाइम पंचायत को ऐड कर दिया गया, पंचायत को इंक्लूड कर दिया किस पार्ट में, 1990 ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कब अमेंडमेंट हुआ था, 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये यहाँ पे समझना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायत को किस अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में, तो आपको ये बताना है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। अब आर्टिकल नंबर 41 समझते हैं, आर्टिकल नंबर 41 क्या होता है। आर्टिकल नंबर 41 जो है ये बोलता है टू सिक्योर राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेज ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड जो है डिसेबिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट। हम चलिए समझ लेते हैं इसको एक अच्छे से, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये किस चीज की बात करता है, टू सिक्योर राइट टू वर्क, किस चीज की बात करता है, टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। किस चीज की बात करता है, पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस in cases of old age, sickness, disabilities and unemployment। अब दोस्तों यहाँ पे ये आपको समझना आर्टिकल 41 क्या बोल रहा है। ये जो है स्टेट को डायरेक्टिव देता है आर्टिकल नंबर 41। इट गिव्स डायरेक्टिव टू स्टेट टू सिक्योर राइट टू वर्क, कि राइट टू वर्क को सिक्योर करे, मतलब किसी कार्य को करने के लिए जो भी नियम होता है उनको सिक्योर करे। और टू एजुकेशन, एजुकेशन के लिए जो है सिक्योर करे, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन। और जो है पब्लिक असिस्टेंस भी सिक्योर करे, मतलब पब्लिक की सहायता भी सिक्योर करे। जैसे किसी पब्लिक को सहायता की जरूरत है तो उसको सहायता भी प्रोवाइड की जाए। किस केसेस में, जैसे मान लीजिए कोई जो है आदमी जो है बहुत बूढ़ा है, उसको जो है सहायता दी जाए। कोई आदमी बीमार है उसको सहायता दी जाए। कोई आदमी डिसेबल है उसको सहायता दी जाए। कोई अनएम्प्लॉयड है उसको सहायता दी जाए। अब दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि इनको सहायता किस तरीके से दी जाएगी, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप 80 साल के हैं, बहुत बूढ़े हैं, या फिर आप बहुत बीमार हैं, या फिर आप बहुत डिसेबल, मान लीजिए डिसेबल हैं, और आप जाते हैं किसी स्टेशन, मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो वहां पे ये उनकी ड्यूटी है। आप मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो में ट्रेवल करें, रेलवे में जाए, एयरपोर्ट पे जाए, उनकी ड्यूटी होती है पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। अगर आप ओल्ड हैं, मतलब सिकनेस है आपको, या फिर आप डिसेबल हैं, तो वो आपको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे और आपको छोड़ेंगे वहां तक जहां तक आपको जाने से। मान लीजिए आपका
मतलब जो ट्रेन है उसमें 21 डब्बे में है, तो वहां तक आपको उनको छोड़ना होगा। उनको मतलब आपको व्हीलचेयर प्रोवाइड करेंगे। आप मेट्रो में जा रहे हैं तो आपको मेट्रो तक वो छोड़ के आएंगे, ये उनकी जो है ड्यूटी है, पब्लिक असिस्टेंस वो प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 41 में यही बात कही गई थी, टू सिक्योर पब्लिक राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेज ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयड। मतलब आप अनएम्प्लॉयड हैं तो भी आपको जो है कुछ ना कुछ पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, ये जो है आर्टिकल 41 जो है बोलता है। चलिए हम समझते हैं आर्टिकल 42 को। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 41 तक समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल 42 की तरफ। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 42 को और देखते हैं कि आर्टिकल 42 क्या बोल रहा है। तो दोस्तों जो आर्टिकल 42 है ये बात करता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमैनी कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इस ये क्या बात करता है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमैनी कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब दोस्तों ये क्या बात कर रहे हो, टू मेक प्रोविजन टू जस्ट ह्यूमैनी कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी काम को करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जस्ट ह्यूमैनी कंडीशन हो, वर्क को करने के लिए अच्छी कंडीशन हो, इसकी बात यहाँ पे कही गई है। और जैसे मान लीजिए कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसके रिलीफ के लिए जो है इसमें बात कही गई है। इसमें क्या बात कही है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमैनी कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसका मतलब होता है कि किसी कार्य को करने के लिए आप अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कीजिए, अच्छा कंडीशन प्रोवाइड कीजिए उस कार्य को करने के लिए। और साथ ही साथ अगर कोई वुमेन जो है प्रेग्नेंट है तो आप उसके लिए मैटरनिटी रिलीफ की भी व्यवस्था कीजिए। ये कौन किसको डायरेक्टिव दे रहा है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव दे रहा है किसको, स्टेट को। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल 42 भी समझ लिया। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आर्टिकल 43 क्या बोलता है। तो आर्टिकल नंबर 43 जो है क्या बोलता है, इट डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर लिविंग वेजेज। किस चीज की बात करता है, इट डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर लिविंग वेजेज, टू सिक्योर लिविंग वेजेज एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, टू वर्क। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल में डायरेक्टिव देता है किसको, स्टेट को, कि ये सिक्योर करे लिविंग वेजेस। लिविंग वेजेस का मतलब तो क्या होता है कि उतना वेजेस तो सिक्योर ही करे, मतलब उतना पैसा इंसान कमा नहीं पाए जिससे कि उसका दैनिक खर्चा निकल पाए, जैसे कि उसका खर्चा जो है आसानी से पूर्ण हो पाए। मतलब लिविंग वेजेस मतलब जो भी जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो उसको पूर्ण कर पाए, वो उसको पूरा कर पाए उतने वेजेस मतलब उतने पैसे से। और साथ ही साथ सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी उसको प्रोवाइड की जाए टू वर्क, मतलब उसको कार्य करने के लिए सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी जो है प्रोवाइड की जाए। इस चीज की बात आर्टिकल 43 जो है करता है। किस चीज की बात करता है, टू सिक्योर लिविंग वेजेस एंड टू प्रोवाइड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, इस चीज की बात करता है आर्टिकल 43। तो हमने समझा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बात कहा है, मतलब कोई व्यक्ति इतना सिक्योर कर पा, मतलब ये स्टेट इतना सिक्योर करे कि हर व्यक्ति जो है इतना कमा पाए कि उसका लिविंग वेजेस आराम से हो जाए, लिविंग वेजेस कितना वो कमा पाए। इसके अलावा उसको जो है कार्य को करने के लिए सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाए। तो ये हो गया आर्टिकल 43 हमारा। अब हम समझते हैं आर्टिकल 44 क्या बोलता है। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल नंबर 43 का जो ए है वो क्या बोलता है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 का जो ए है ये बात करता है टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ये किस चीज की बात करता है, टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये सिक्योर करने की बात करता है कि जो वर्कर्स हैं वो जो है पार्टिसिपेट करें किस चीज में, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब किसी इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए उसमें जो है वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इस चीज की बात आर्टिकल 43 का ए करता है। इसको जो है किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, क्योंकि ये वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया जो कि 1976 में हुआ था। तो इसको उसमें ऐड किया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया और इसमें क्या बात कही है, टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, इस चीज की बात कही गई थी आर्टिकल 43 के ए में। किस चीज की बात,
कि आप सिक्योर कीजिए कि जो भी वर्कर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें किस चीज में, मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को मैनेज करने में वो भी जो है अपना योगदान दें। तो इस चीज की बात कही गई थी। अब हम चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 44 क्या बोलता है। 44 में किस चीज की बात कही गई है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 44 है जिसमें जैसे कि हमने बात किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात इसी आर्टिकल नंबर 44 में ही कही गई थी। किस चीज की बात आर्टिकल नंबर 44 में कही गई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है हमने अभी थोड़ा देर पहले समझने की कोशिश किया था, बट यहाँ पे हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों क्या होता है, हर जो है रिलीजन और रिलीफ के लिए, हर रिलीजन और जो भी मतलब हर धर्म के लिए एक कानून हो। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे देश में हर धर्म के अलग अलग कानून हो, तो ऐसा ना होने पर इसी की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। किस चीज की बात करता है आर्टिकल 44? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल नंबर 44 किस चीज की बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब ये क्या होता है समझ लेते हैं। ये बोलता है तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बात करता है कि हमारे देश के अंदर एक ही तरीके का कानून चलना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे क्या बात कही गई, चलिए समझते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल के थ्रू। मतलब ये बोलता है कि रिलीजन और रिलीफ जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन रिलीफ हमारे कंट्री में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, तो उन सब मान्यताओं सब धर्म के लिए एक ही कानून चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब हिंदू धर्म के लिए दूसरा कानून चल रहा है, मुस्लिम धर्म के लिए दूसरा कानून चल रहा है, सिख धर्म के लिए दूसरा कानून चल रहा है, ईसाई धर्म के लिए दूसरा कानून चल रहा है। ऐसा ना हो। देश के अंदर जितना भी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर एक ही तरीके का जो है कानून चलना चाहिए। इस चीज की बात जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है। तो दोस्तों ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये किस किस चीज से रिलेटेड जो है लॉ बना सकता है? तो मैरिज से रिलेटेड जो भी लॉ है यूनिफॉर्म सिविल कोड में आते हैं। डाइवोर्स से रिलेटेड, अडॉप्शन से रिलेटेड, ये सब जो लॉ है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में आते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो है एक ही कानून होना चाहिए। इस चीज की बात ये करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जैसे अडॉप्शन से रिलेटेड क्या बोलता है, ये बोलता है आप किसी को अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो जो भी जिसको भी आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो आपसे 21 साल छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है 25 साल के हैं और आप 23 साल के लोगों को अडॉप्ट कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब आप अपने से 21 साल छोटे बच्चे को भी जो है, छोटे लोग जैसे आप मान लीजिए 55 साल के हैं तो आप 21 साल कम लोग अपनी उम्र से 21 साल कम के लोगों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी बात कही गई है। मतलब आपका एज जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं, बट आपसे 21 साल कम होना चाहिए उसका एज जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बोलता है। तो आर्टिकल 44 किस चीज की बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है थ्रू आउट द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल नंबर 44। अब चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है। 45 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आर्टिकल नंबर 45 है ये बोलता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। किसको? टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर। अब ये क्या बोलता है चलिए समझते हैं। ये बात करता है टू प्रोवाइड क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। इस चीज की बात करता है। मतलब यहाँ पे आपको जो भी आपका बच्चा हुआ तो आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना है। तो ये डायरेक्टिव देता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसको देता है? स्टेट को, कि आप ये सिक्योर कीजिए, आप ये बच्चों को प्रोवाइड कीजिए अर्ली चाइल्डहुड केयर। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर आप प्रोवाइड कीजिए उनको, और एजुकेशन भी प्रोवाइड कीजिए। मतलब आप उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कीजिए। कब तक? जब तक कि वो 6 साल के पूरे नहीं हो जाते, मतलब अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर। मतलब अगर बच्चा 6 साल से कम है तो उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी इसमें दी गई आर्टिकल 45 में। तो ये हमने समझा। क्योंकि दोस्तों 6 साल के बाद राइट टू एजुकेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट हो जाता है। हमने देखा था आर्टिकल 21A में कि ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन उसमें फंडामेंटल राइट हो गया। उसमें 6 to 14 ईयर तक के बच्चों की बात कही गई है। और यहाँ आर्टिकल 45 में क्या बात कही गई है? बिलो द एज ऑफ 6 ईयर बच्चों की बात, मतलब 6 साल से कम बच्चे की बात यहाँ पे कही गई है। और 6 साल से 14 साल तक की बात कहाँ पे कही है राइट टू एजुकेशन के लिए? फंडामेंटल राइट में 21 आर्टिकल नंबर 21A में कह दी गई है। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 45 हमने समझा। ये क्या बोलता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो ये हमने समझ लिया आर्टिकल नंबर 45 भी। अब चलिए हम समझते हैं आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 46 है ये किस चीज की बात करता है? टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST। किस चीज की बात करता है? प्रमोट
एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक किसके? एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की जो है को सिक्योर करने के बाद, को प्रमोट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ऑफ एससी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बात कर रहा है प्रमोट करने की। किस चीज को प्रमोट करने की? एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को। मतलब एजुकेशन को आप प्रमोट कीजिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप प्रमोट कीजिए। किसके किसके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप प्रमोट करेंगे? एसटी के अदर वीकर सेक्शन जो है हमारे सोसाइटी के अंदर, अदर वीकर सेक्शन, उनके जो है आप एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को आप प्रमोट कीजिए। इसके अलावा आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए। किस चीज के लिए? अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। आप उनको इस चीज से प्रोटेक्ट भी कीजिए कि उनका सोशल इनजस्टिस ना होने पाए उनके साथ, और जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए। तो आपको इस चीज को भी यहाँ पे प्रमोट करने के बाद जो है, इस चीज को जो है स्टॉप करने के बाद यहाँ पे कही गई है। तो आर्टिकल 46 क्या बोलता है? ये बोलता है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है आप प्रमोट कीजिए। किसके एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को? एससी के, एसटी के और अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उनके। और साथ ही साथ आप उनको प्रोटेक्ट कीजिए अगेंस्ट जो है सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन। मतलब आप उनको एक्सप्लॉयटेशन से और सोशल इनजस्टिस से जो है आप उनको बचाने का भी कार्य कीजिए। तो यही बात है आर्टिकल 46 में। हम समझते हैं आर्टिकल 47 क्या बोलता है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 47 क्या बोलता है। 47 बोलता है टू प्रोहिबिट consumption of intoxicating drinks and drugs। यहाँ पे बात कही गई किस चीज को? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यानी कि शराब को जो है यहाँ पे कंजप्शन, शराब कंजप्शन को प्रोहिबिट करने की बात कही गई। साथ ही साथ ड्रग्स के कंजप्शन को प्रोहिबिट करने की बात कही गई, विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। यहाँ पे क्या बात कही गई? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। मतलब कि यहाँ पे क्या बात है? आर्टिकल 47 में क्या बात कही गई? यहाँ पे बात कही गई कि आप शराब को बंद कीजिए, आप शराब के कंजप्शन को प्रोहिबिट कीजिए, फिर उस पर कंजप्शन पे रोक लगाइए, और ड्रग्स के कंजप्शन पे रोक लगाइए, जो क्योंकि ये चीज क्या होते हैं? ये आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो आप इनके जो कंजप्शन को जो है आप प्रोहिबिट कर दीजिए। तो ये बात कही आर्टिकल 47 में। तो हमने आर्टिकल 47 भी समझ लिया। अब हम समझते हैं आर्टिकल 48 क्या बोलता है। तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 48 है ये भी क्या बोलता है, बात कर लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 48 ये बात करता है, इट गिव्स डायरेक्टिव टू स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स। मतलब ये बात करता है कि स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को जो है मॉडर्न लाइन्स पे जो है कराइए। इट गिव्स डायरेक्टिव टू स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइन्स। मतलब आप मॉडर्न लाइन्स पे इनको जो है कराइए, इनको ऑर्गेनाइज कराइए। किस चीज को? एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को जो है आप मॉडर्न लाइन्स पे जो है कराइए, मतलब जो भी आधुनिक है उसके तौर पे कराइए। इसके अलावा यहाँ पे जो है एक और बात है आर्टिकल 48 में, यहाँ पे जो है किलिंग, मतलब इसमें प्रोहिबिट किया गया है। किस किस चीज को प्रोहिबिट किया गया है? किलिंग ऑफ काउ, कैल्व, मतलब मिल्चेज एंड अदर ड्राफ्ट एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पे किस किस चीज के किलिंग के ऊपर प्रोहिबिट किया गया, उस पर रोक लगाई गई है। उस पर जो है काऊ की किलिंग, मतलब गाय को नहीं मार सकते हैं, बछड़े को नहीं मार सकते हैं, किसी दुधारू जीव को नहीं मार सकते हैं, फिर कैसे किसी ऐसे जीव को नहीं मार सकते हैं जो कि मतलब भार रहा हो, जो कि भार ढोता हो, जो कि भार ढोने के काम में आता हो। ऐसे लोग को आप नहीं मार, ऐसे जीव को आप नहीं मार सकते। इस चीज की बात कही गई आर्टिकल 48 में। क्या क्या बात कही गई है? यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेट को डायरेक्टिव दिया गया। क्या डायरेक्टिव दिया गया? कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को जो है मॉडर्न लाइन ऑफ डेवलपमेंट में जो है ऑर्गेनाइज कराए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्रोहिबिट किया गया किस चीज को? किलिंग ऑफ काऊ, कैल्व, मिल्चेज एंड अदर ड्राफ्ट एनिमल्स। मतलब जितने भी काऊ गाय हैं उनको आप नहीं मार सकते हैं, जितने भी बछड़े आप उनको नहीं मार सकते हैं, जितने भी दुधारू जीव हैं आप उनको नहीं मार सकते हैं,
साथ ही साथ जो भी ऐसे जानवर जो कि भाड़ वाहक मतलब भाड़ के रूप में काम भाड़ ढोने के रूप में काम करते हैं, आप उनको नहीं मार सकते। इस चीज की बात कही आर्टिकल नंबर 48 में। तो हमने आर्टिकल नंबर 48 को भी समझा। अब आर्टिकल नंबर 48 ए को समझ लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 48 का जो ए है ये क्या बात करता है। आर्टिकल नंबर 48 ए, तो चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 48 का ए है ये बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये बात किस चीज की करता है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका क्या मतलब होता है, मतलब आप जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट कीजिए और उसको जो है इम्प्रूव कर उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब आप एनवायरमेंट जो पर्यावरण हमारा है उसको आप प्रोटेक्ट, पहली बात आप प्रोटेक्ट कीजिए, उसके बाद आप उसको जो है अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए और आप जो है जो भी हमारे जंगली जीव हैं उनका संरक्षण भी कीजिए। इस चीज की बात यहाँ पे आर्टिकल 48 ए में कही गई। क्या बात कही गई, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब आप जंगल को भी बचाइए और जो है आप सेव कीजिए जंगल को और जंगली जानवर को, और जो है आप एनवायरमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, उसको भी बचाइए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट। तो ये हमने समझ लिया आर्टिकल 48 ए। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हम बढ़ते हैं आर्टिकल 49 की तरफ और समझते हैं आर्टिकल 49 क्या बोलता है। बट इससे पहले अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी आर्टिकल में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो है उसका आंसर दे पाऊँ। और अगर मुझे लगे कि इस पे एक और वीडियो बनाने की जरूरत, तो मैं इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के जो भी डाउट होंगे उनको मैं उसमें क्लियर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 48 ये तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब केवल 3 आर्टिकल बचते हैं, आर्टिकल 49, 50 और 51। तो ये काफी छोटे और समझने में काफी सिंपल है। तो चलिए समझ लेते हैं इनको क्या बोलते हैं ये। तो आर्टिकल नंबर 49 के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है। तो आर्टिकल नंबर 49 जो है ये बोलता है, दिस आर्टिकल ऑब्लिगेट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये क्या बात करता है, ये बात करता है स्टेट को ये ऑब्लिगेट करता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दिस आर्टिकल ऑब्लिगेट द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, चलिए हम समझते हैं एक एक करके। ये आर्टिकल जो है ये स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि जो मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करे। जो भी मॉन्यूमेंट्स हमारी कंट्री में है उनको प्रोटेक्ट किया जाए स्टेट द्वारा, कंट्री द्वारा। और साथ ही साथ जो है प्लेसेज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जो भी प्लेसेज नेशनल इंटरेस्ट के हैं मतलब देश के हित के हैं उनको जो है बचाया जाए। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, मतलब कि किस चीज के संरक्षण की बात यहाँ पे कही जा रही है, किस चीज के संरक्षण के लिए डायरेक्टिव दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को या फिर गवर्नमेंट को। वो डायरेक्टिव दे रहा है किसके संरक्षण के लिए, मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण के। जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको आप संरक्षण करिए। साथ ही साथ जो भी ऐसी जगह है जो कि नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस की है, आप उनको जो है, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इंपॉर्टेंस हुआ, इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों हमने ये समझ लिया कि जो भी मतलब यहाँ पे डायरेक्टिव दिया रहा है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्टेट को कि जो भी मॉन्यूमेंट्स है हमारी कंट्री में आप उनको जो है संरक्षण कीजिए, आप उनका प्रोटेक्शन कीजिए। साथ ही साथ जो भी प्लेसेज है नेशनल इंपॉर्टेंस के, आप उनको भी संरक्षित कीजिए, आप उनका भी प्रोटेक्शन कीजिए। तो ये तो बात हो गई आर्टिकल 49 का। अब हम समझते हैं आर्टिकल 50 क्या बोलता है। तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल नंबर 50 है ये बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। क्या बात करता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका क्या मतलब हुआ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो जुडिशरी को सेपरेट रखने की बात कही गई है एग्जीक्यूटिव से। अब इसको हम एग्जाम्पल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कैसे जुडिशरी को सेपरेट रखा गया एग्जीक्यूटिव से। तो दोस्तों जैसे आप देखते होंगे, अगर मान लीजिए कोई नेता है, मान लीजिए सीएम है कि किसी स्टेट का सीएम है, तो वो किसी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट नहीं कर सकता है। स्टेट का सीएम किसी डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट नहीं करेगा। उसको कौन अपॉइंटमेंट करेगा, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट के जज करेंगे। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उसका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से दूर रखें, उसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखें। क्योंकि अगर मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों मिल जाएंगे तो न्याय देने में जो है दिक्कत होगा, न्याय देने में पक्षपात करने लगेगी जुडिशरी। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए
यहाँ पे जो आर्टिकल 50 बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब ये बात करता है कि जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखा जाए, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में कोई जो है आपस में सम्मेलन ना हो। तो इसीलिए आप देखते होंगे जब किसी डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, सीएम नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई आर्टिकल नंबर 50 की। अब हम समझते हैं आर्टिकल 51 क्या बोलता है। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल 51 क्या बोलता है। आर्टिकल 51 ये बोलता है दिस आर्टिकल रिक्वायर द स्टेट, दिस आर्टिकल ऑब्लिगेट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, maintain good relationship with nation, maintain good relationship with nation, with nation and respect international laws। अब क्या होता है इसको चलिए समझते हैं, इसको इसमें क्या बात कही गई है। दिस आर्टिकल ऑब्लिगेट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद नेशन एंड, ये यहाँ तक बात एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। ये आर्टिकल क्या क्या बात करता है चलिए समझते हैं इसको। ये आर्टिकल जो आर्टिकल 51 ये बात करता है कि स्टेट को ये ऑब्लिगेट करता है, ये डायरेक्टिव देता है कि आप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है प्रमोट कीजिए, मतलब इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को जो है आप प्रमोट करिए। साथ ही साथ आप विभिन्न देशों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखिए, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद नेशन, मतलब विभिन्न देशों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखे, इस चीज की बात करता है आर्टिकल 51। साथ ही साथ क्या बात करता है, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल लॉ, जो भी इंटरनेशनल नियम कानून बने हैं आप उनको जो है रिस्पेक्ट कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। तो हमने समझा आर्टिकल 51 क्या बात करता है। दिस आर्टिकल ऑब्लिगेट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद नेशन एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। तो यहाँ पे हमने ये समझा, हिंदी में हमने समझने की कोशिश किया कि यहाँ पे इस चीज की बात कही गई है कि आप प्रमोट कीजिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, साथ ही साथ आप विभिन्न देशों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा व्यवहार बना के रखिए, साथ ही साथ आप जो है जो भी विभिन्न इंटरनेशनल लॉज हैं आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए। तो इस चीज की बात आर्टिकल 51 करता है। तो दोस्तों हमारा डीपीएसपी जो था आर्टिकल 51 तक ही था, 36 से 51 तक था। तो हमने 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल्स आते हैं सबको अच्छे से समझने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी आर्टिकल 36 से 51 तक यानी कि पूरी डीपीएसपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे लगता है कि इस पर कोई नई वीडियो बनाने की जरूरत है डीपीएसपी के ऊपर तो मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।